मीनल का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसने क्या देखा था। उस अंधेरे में बैठी हुई एक भयानक आकृति जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को छुपाए हुए थे। ड्राइवर और बाकी सब उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन मीनल को पता था कि कुछ गलत है, बहुत गलत। और उस रात जंगल में उनकी यह अंधी आंखें उन सभी को खतरे में डालने वाली थी। मीनल आंखें फाड़े हुए ड्राइविंग सीट को घूरते हुए खड़ी थी, जहां अभी अभी उसने एक भयानक साय को बैठे हुए देखा था। मिस मिताली ने मीनल का हाथ पकड़ा और फिर जोर से बोली, मीनल प्लीज प्लीज अब और इस तरह की बातें मत करो। तुम पहले से ही क्या हम सब कम परेशान हैं, जो इस तरह की बातें करके हमें और भी ज्यादा डरा रही हो। मीनल ने मिस मिताली की ओर देखा, फिर बोली, मैमा मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। अभी कुछ पलों पहले ही तो मैंने अपनी ही आंखों से ड्राइविंग सीट पर एक साय को बैठे हुए देखा था। स्टॉप स्टॉप दिस नॉनसेंस मीनल, कितनी बकवास कर रही हो तुम। अब जल्दी से गाड़ी में बैठो प्लीज, मिस मिताली ने गुस्से से कहा। खुशकिस्मती से ड्राइवर इस बार गाड़ी स्टार्ट करने में कामयाब हो गया। गाड़ी जोर से घरघराई और फिर स्टार्ट हो गई। सारी लड़कियां और मिस मिताली जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। गाड़ी ने झटके से स्पीड पकड़ी और फिर फर्राटे भरती हुई उस घने जंगल में आगे की तरफ दौड़ने लगी। गाड़ी को यूं स्पीड से भागते हुए देखकर सबने सुकून की सांस ली। भले ही उस उबड़-खाबड़ कच्चे रास्ते पर गाड़ी दौड़ाने से बहुत झटके लग रहे थे, पर फिर भी लड़कियों को खुशी थी कि अब इस ब्याबान जंगल से बाहर निकल जाएंगी। पर उन लड़कियों की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी न रह सकी। कुछ ही देर बाद अचानक ही सामने रास्ते में गहरे धुएं का गुबार सा उठता नजर आया। मिस मिताली चिल्लाते हुए ड्राइवर से बोली, सावधानी से ड्राइव करो गाड़ी, धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और अपनी नजरें सामने टिकाए हुए ड्राइव करते हुए चिंतित स्वर में बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना गहरा धुआं कहां से उठ रहा है। देखते ही देखते धुएं ने रास्ते को इस कदर ढक लिया कि मानो काले बादलों का झुंड ही नीचे जमीन पर उतर आया हो। ड्राइवर ने कुछ देर तो गाड़ी चलाई, लेकिन जब सामने कुछ भी देखना असंभव सा हो गया तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मिस मिताली ने फौरन कहा, अरे तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अब आगे बढ़ते रहो, हो सकता है कि आगे जाकर धुआं छोड़ जाए। ड्राइवर ने पीछे पलट कर देखा, फिर निराशा से गर्दन हिलाते हुए कहा, मैडम जी पर गाड़ी आगे बढ़ाऊं कैसे? कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है इस धुएं के मारे। अगर मैंने यूं ही बिना देखे गाड़ी आगे चलाई और कहीं आगे कोई गड्ढा या कोई पेड़ वगैरह हुआ तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, और साथ साथ इन बच्चियों को भी चोट लग सकती है। मिस मिताली को ड्राइवर की बात ठीक ही लगी। बिना देखे हुए यूं जंगल के बीचों बीच बने कच्चे रास्ते पर इतने लोगों को लेकर गाड़ी चलाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। वैसे तो गाड़ी के शीशे लगे हुए थे, फिर भी अचानक ही गाड़ी के शीशों से धुआं अंदर गाड़ी में आने लगा। धुआं गाड़ी में धीरे धीरे इस तरह फैल गया कि लड़कियों को ठीक से सांस तक लेने में परेशानी होने लगी। वे सभी नहीं, बल्कि मिस मिताली भी धुएं की वजह से बुरी तरह से खांसने लगी। उन सबकी आंखों से भी पानी बहने लगा था। धुएं से उनकी आंखों में जलन होने लगी थी। ड्राइवर भी अपनी आंखें पोंछते हुए और खांसते हुए किसी तरह से बोला, मिस मिताली बेटा, मैं गाड़ी के शीशे खोल देता हूँ। इस तरह से धुआं गाड़ी में भरता जाएगा तो हम सबका तो दम ही घुट जाएगा। मिस मिताली बेतहाशा आ रही खांसी के बीच किसी तरह से हांफती हुई बोली, पर अगर तुमने गाड़ी का शीशा खोल दिया तो धुआं और भी तेजी से गाड़ी में भर जाएगा। पर मैडम जी, इस तरह से तो हम सब गाड़ी में ही घुटकर मर जाएंगे, ड्राइवर ने कहा, और फिर एक झटके से वो गाड़ी का दरवाजा ही खोलकर नीचे उतर पड़ा। लड़कियां भी बुरी तरह से खांस रही थीं। उन्हें तो अब सांस लेते हुए भी दिक्कत होने लगी थी। कणिका दरवाजे के ही पास बैठी थी। उसने दरवाजे को खोलते हुए कहा, हमें इस गाड़ी से उतरकर कुछ दूर चले जाना चाहिए। जब कुछ देर बाद ये धुआं छोड़ जाएगा तब फिर हम वापस गाड़ी में आ जाएंगे। सुजाता भी हांफते हुए चिल्लाई, मेरी तो सांस ही घुट रही है, हमें जल्दी से यहां से दूर चले जाना चाहिए। मिस मिताली ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, हम इस गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते। इस धुएं में अगर हम बाहर ही फंस गए तो, या फिर किसी और मुसीबत में पड़ गए तो। मिस मिताली की बात अनसुनी करके सुजाता और कणिका दोनों ही गाड़ी से नीचे उतर गईं। अब तो गाड़ी में इतना धुआं भर गया था कि एक दूसरे को देखना तक मुश्किल हो चुका था। ड्राइवर भी खांसते हुए अपने साइड का दरवाजा खोलकर नीचे उतरकर तेजी से एक किनारे की ओर भाग खड़ा हुआ।
मिस मिताली धुएं से घिरी हुई अपनी बहती आंखों पर रुमाल रखे हुए लड़कियों का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। अचानक ही मीनल चीख उठी, मैम मैम, मेरे पैरों में कुछ रेंग रहा है। ओह गॉड मैम, मैं क्या करूं? मिस मिताली घबरा उठी। मीनल, जल्दी से पैरों को झटको अपने, देखो कहीं कोई जहरीला कीड़ा वगैरह ना हो। प्रिया चीखी, मीनल, कहीं तेरे पैर में सांप तो नहीं चढ़ गया? मीनल ये सुनते ही घबराहट से चीखती चिल्लाती हुई गाड़ी से बाहर कूद पड़ी और नीचे जमीन पर खड़े होकर अपने पैरों को जोर जोर से झटकने लगी। मीनल के पीछे पीछे ही बाकी बची हुई लड़कियां भी गाड़ी से नीचे उतर गईं। मिस मिताली ने भी अब गाड़ी से नीचे उतरना ही ठीक समझा। वो मीनल को पुकारती हुई, दरवाजे को टटोलती हुई किसी तरह से नीचे जमीन पर उतरी, पर धुएं की चादर अब तक इतनी गहरी और फैल चुकी थी कि किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस सब इधर से उधर खांसते हुए, अंधेरे में गिरते पड़ते हुए एक दूसरे को पुकार रहे थे। धुएं से बचने के लिए सब जल्दी जल्दी उस गहरे धुएं के गुब्बार से दूर जाना चाहते थे। अंधेरे और धुएं में घिरे जंगल में इधर उधर भटकते हुए सब एक दूसरे को तलाश करते रहे। आखिर करीब 15 से 20 मिनट बाद जाकर धुएं की चादर हल्की होने लगी, पर अब भी अंधेरे में कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक ही सब जोर से चौंक उठे। सुनसान जंगल में एकदम से गाड़ी स्टार्ट होने और हॉर्न बजने की आवाज गूंज उठी। मिस मिताली जोर जोर से लड़कियों को आवाज लगाती हुई चिल्लाई, लगता है ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, चलो जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ, हमें फौरन गाड़ी में बैठकर यहां से निकलना है। लड़कियां भी गाड़ी की आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए अंदाजे से जिधर गाड़ी खड़ी थी उधर ही तेजी से भागने लगी। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई थी, उसकी हेडलाइट भी जल रही थी, पर गाड़ी के अंदर अब भी धुआं और अंधेरा छाया था। कुछ देर बाद जब मिस मिताली किसी तरह से आकर गाड़ी में बैठी, गाड़ी में बैठते ही उन्होंने जोर से पूछा, आ तो गए ना सब अंदर गाड़ी में? कोई रह तो नहीं गया ना बाहर? कणिका ने घबराए स्वर में चिल्लाते हुए कहा, मैम, प्रिया मेरी साइड में बैठी थी, पर मेरी साइड में कोई भी नहीं बैठा है अभी। तभी प्रिया की आवाज आई, मैं यहां हूं, पीछे की तरफ बैठी हूं। इतने में गाड़ी बड़ी जोर से घर घर आई और फिर एकदम बंदूक से निकली गोली की तरह तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। मिस मिताली अचानक रफ्तार से झटका खाकर सीट से नीचे गिरने को हुई, फिर किसी तरह से संभलते हुए गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाने लगी, ये कैसी ड्राइविंग कर रहे हो? अभी मैं नीचे गिरने वाली थी। लेकिन मिस मिताली के फटकारने के बावजूद गाड़ी की रफ्तार कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गई। जंगली ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर गाड़ी इतनी तेजी से भाग रही थी मानो किसी चिकने हाईवे पर स्पोर्ट्स कार दौड़ रही हो। पुरानी सी खटारा वैन इतनी स्पीड से दौड़ने की वजह से बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। पुर्जा पुर्जा अपनी जगह से हिल रहा था। लग रहा था बस अब किसी भी पल इस गाड़ी के हर पार्ट्स अलग अलग होकर बिखर जाएंगे। वैन में बैठी हुई सारी लड़कियां और मिस मिताली जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए अपनी अपनी सीट को मजबूती से पकड़े हुए गिरने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हिचकोले खाते हुए गिरते पड़ते वैन में बैठी लड़कियों का यह खतरनाक सफर अचानक ही 10 मिनट बाद जाकर एक मोड़ पर थम गया। वैन एकदम तेजी से घूमती हुई एक बड़े से पेड़ के पास जाकर झटके से रुक गई। गाड़ी के रुकते ही उसकी सारी लाइट्स भी ऑफ हो गईं। तेज भागती हुई वैन के यूं एकदम से रुकने की वजह से सब अपनी सीट से आगे की ओर गिर पड़े। फिर किसी तरह से संभलते हुए उठकर दरवाजा खोलकर सब बिना एक सेकंड की भी देरी किए बाहर कूद पड़े। बाहर का घना अंधेरा और बेआबान सुनसान जंगल का डर भी इन लड़कियों को गाड़ी से बाहर आने से न रोक सका। कुछ संभलते हुए मिस मिताली सीधे ड्राइविंग सीट के पास गईं और फिर अंधेरे में ही अंदाज से उन्होंने अगले दरवाजे का हैंडल टटोलते हुए उसे पकड़कर खोला। फिर गुस्से से बोली, अभी बाहर निकलो तुम, कोई ऐसे गाड़ी चलाता है क्या? चाहते क्या हो आखिर तुम? अभी मिस मिताली कुछ और बोल पाती कि तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मिस मिताली बुरी तरह से चौंक कर पलटते हुए बोली, कक्कर, कौन है? कौन है पीछे? मैं हूं मैडम जी, ड्राइवर ने हांफते हुए स्वर में कहा। मिस मिताली अब घबराहट से एकटक ड्राइवर की ओर देखने लगी। हाथों में टॉर्च थामे हुए ड्राइवर हांफ रहा था। फिर वो अपनी उखड़ती हुई सांसों को किसी तरह काबू में करते हुए बोला, आप लोग तो एकदम कमाल ही कर दिए मैडम जी। हमें तो आपने धुएं में घिरा हुआ ही छोड़ दिया
और खुद ही गाड़ी फर्राटे से भगाते हुए चल दिए। गाड़ी को भागते देख हम सिर पर पांव रखकर दौड़े। कहीं हम जंगल में ही छूट जाते तो हमें तो कोई ना कोई जंगली जानवर जरूर ही खा जाता। मिस मिताली घबराए स्वर में चिल्लाई, ये क्या कह रहे हो तुम वहीं पीछे ही छूट गए थे? तो फिर ये गाड़ी चला कौन रहा था? मुझे तो लगा था कि तुम ही यूं आंधी तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाए चले जा रहे हो। नहीं मैडम जी, हम तो गाड़ी के पीछे भागते आ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ये गाड़ी आखिर यहाँ आकर रुक गई, नहीं तो अब तो हमारे पैर भी दौड़ते दौड़ते थक चले थे। ड्राइवर ने हैरान परेशान होते हुए कहा। अब मिस मिताली का स्वर एकदम से सहम गया। तो फिर ये गाड़ी चला कौन रहा था? क्या बिना ड्राइवर के ही ये गाड़ी भागती चली जा रही थी? मिस मिताली और ड्राइवर की बात सुनकर वहां खड़ी बाकी लड़कियां भी और ज्यादा घबरा उठी। तभी मीनल ने अंदर ड्राइविंग सीट की तरफ देखने की कोशिश की और जोर से पूछा, कौन बैठा है ड्राइविंग सीट पर? कौन है जो ऐसा जानलेवा मजाक कर रहा है? फिर कुछ रुककर मीनल ने दोबारा पूछा, सुजाता, मैं जानती हूं कि ये तुम ही हो जो इतने अंधेरे जंगल में इतनी फास्ट गाड़ी ड्राइव कर सकती हो। मिस मिताली चिल्लाई, ये क्या कह रही हो मीनल तुम? मीनल ने जोर देते हुए अपनी बात दोहराई। यस मैमा, मुझे खुद सुजाता ने ही बताया था कि वो अक्सर छुट्टियों में अपने भाई बहनों के साथ अपने अंकल के यहाँ जाती है, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, और वहीं सुजाता रात में गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी करती रहती है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है मीनल। मैं कैसे अभी गाड़ी चला सकती हूँ? मैं तो खुद ही मिस मिताली के साइड में बैठी थी गाड़ी में। पूछ लो उनसे तुम। चीखते हुए सुजाता ने अपनी बात कही। मिस मिताली भी फौरन बोल उठी, हाँ सुजाता तो मेरे ही पास बैठी थी अभी। इतने में अचानक ही ड्राइवर के हाथ में जल रही टॉर्च एकदम से बुझ गई। अब बस चांद की मध्यम रोशनी ही बची रह गई थी, पर चांद की इस हल्की हल्की रोशनी में जंगल की भयावहता और भी ज्यादा विकराल लग रही थी। सब एकदम सहम कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक ही दूर कहीं से छन 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 की गूंजती हुई आवाज सबके कानों में पड़ी। बीच जंगल में इस छन छन की आवाज ने सबको इतना डरा दिया कि उनके होश ही उड़ गए। वे सब इधर उधर देखते हुए थर थर कांपते अपनी अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। धीरे धीरे छन छन की आवाज पास और पास आती चली जा रही थी। सबके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि बस अभी सीने से दिल ही बाहर निकल कर आ जाएगा। मीनल चिल्लाई, यही छन छन की आवाज मैंने ट्रेन में भी सुनी थी। तब आप में से किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। अब खुद ही सुन लो आप लोग। कंचन और प्रिया तो फूट फूट कर रोने लगी। बाकी लड़कियां भी डर और घबराहट से कांप रही थीं। मिस मिताली ही नहीं बल्कि ड्राइवर की भी हालत एकदम खराब हो गई थी। तभी छन 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 की आवाज अब करीब और करीब आती चली गई। उस घने अंधेरे जंगल में चांद की फैंकी सी रोशनी में सब अपनी अपनी आंखें फाड़े उसी दिशा की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहे थे, जिधर से छन छन की गूंजती ध्वनि प्रतिपल पास आती जा रही थी। अचानक ही छन छन की आवाज थम गई और तेज हवाएं चलने लगी। इतनी तेज हवाएं कि जमीन पर पड़े सूखे पत्ते हवाओं के साथ ऊपर उठकर चारों तरफ उड़ने लगे। और फिर अचानक ही सबके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उनके सामने खड़ी हुई वो खटारा गाड़ी एक धमाके के साथ धूं करके जलने लगी। उस जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया वो गाड़ी पूरी तरह से लपटों में घिरी हुई जल रही थी, और साथ ही जल रही थी उन सब लड़कियों के दिलों में दबी ये उम्मीद कि वे इस जंगल से जल्दी ही सुरक्षित बाहर निकल जाएंगी। ओह गॉड, अब क्या करेंगी ये सब लड़कियां? आधी रात के गहरे अंधकार में जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई लड़कियां अपनी फटी फटी आंखों से सामने धूं धूं करके जलती हुई उस वैन को देखे जा रही थी, जिसमें बैठकर वो सब फूलपुर जाने के लिए निकली थी। ड्राइवर और मिस मिताली के चेहरे भी इस कदर सफेद पड़ गए थे मानो किसी ने उन पर सफेदी पोत दी हो। आग की लपटें अब तक वैन के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से घेर चुकी थीं। वहां कुल 10 शख्स मौजूद थे, पर उनमें से किसी के भी मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। अचानक ही सामने वाली झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी हुई। सब के सब चौंक कर उधर देखने लगे। उन्हें डर लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है झाड़ियों के पीछे। पर अगले ही पल झाड़ियों के पीछे तेज, आंखों को चकाचौंध करती हुई बिजली सी चमकी। सबकी आंखें उस तेज चमक से बंद सी हो गईं, और फिर शुरू हो गई तेज मूसलाधार बारिश, इतनी तेज कि मानो बादल ही फट पड़ा हो। सब लड़कियां
और मिस मिताली बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। घने पेड़ों के साए में किसी तरह से अपने को भीगने से बचाने की कोशिश करते हुए भी सबके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। सिर से पैर तक सब पानी में तरबतर हो चुके थे। ड्राइवर भी भागकर कहीं दूर जाकर एक पेड़ की शरण में भीगते ठिठुरते हुए बैठा था। उस ब्याबान जंगल में अंधेरे में भीगे कपड़ों और भीगे हुए बाल लिए लड़कियां अब ठंडी हवा के झोंकों से कांप रही थीं। कौन कहाँ है, कौन पास है, ये सब सवाल भूलकर सारी लड़कियां बस किसी तरह से ठिठुरती हुई अपने आप को संभालने में लगी हुई थीं। अचानक ही जिस तरह से बारिश शुरू हुई थी वैसे ही एकदम से रुक भी गई और बारिश के रुकते ही इस कदर सन्नाटा सा पसर गया कि लड़कियों को अपनी सांसों की आवाज भी तूफान की तरह सुनाई दे रही थी। बारिश के थमते ही सब अपनी अपनी जगह से निकलकर वापस वैन की तरफ आने लगे। बारिश थमने के बाद चांद की मध्यम रोशनी फिर से जंगल में फैल गई थी और इसी धीमी मध्यम रोशनी के सहारे लड़कियां धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आगे आने लगी। वैन के पास पहुंचते ही सब एकदम आश्चर्य और खुशी से चिल्लाए। वैन का बाहरी हिस्सा तो जलने से काला पड़ चुका था, पर वैन में अंदर रखे हुए उनके सामान तक आग की विनाशकारी लपटें नहीं पहुंच पाई थी। उन सब का सामान पूरी तरह से सुरक्षित था। जल्दी जल्दी वैन के पास पहुंचकर लड़कियों ने हल्की रोशनी में ही किसी तरह से अपने बैग टटोलते हुए चेक किया कि कहीं आग ने उनके बैग को तो राख नहीं कर दिया। पर यह देखकर सबने गहरी तसल्ली भरी सांस ली कि सबके बैग बिल्कुल सही सलामत रखे हुए थे। ड्राइवर और मिस मिताली भी अब तक वैन के पास आ पहुंचे थे। ड्राइवर ने वैन की दुर्दशा देख रुआंसी आवाज में कहा, ओह, ये मेरी वैन तो जल गई, अब मैं क्या करूंगा। मिस मिताली कुछ सुकून भरे लहजे में बोली, शुक्र मनाओ कि समय पर इतनी तेज बारिश हो गई, नहीं तो अब तक तो चैन हमारे सामान सहित पिघले भौम की तरह ही पिघलकर राख में तब्दील हो चुकी होती। फिर मिस मिताली ने लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना अपना बैग निकाली इस वैन से बाहर और देखो, कोड टॉर्च या तुम्हारे मोबाइल वगैरह मिल जाए थी। हमें इस घने जंगल में अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा और उसके लिए टॉर्च की तो जरूरत पड़ेगी ही। कणिका हताशा से बोली, हमारे कपड़े तो बुरी तरह से भीग चुके हैं मैमा। ऐसे भीगे कपड़े पहनकर हम कैसे इस जंगल में पैदल चल पाएंगे। मिस मिताली ने गंभीर स्वर में कहा, अब जैसे भी हो पर हमें यहाँ से आगे तो जाना ही होगा। इस भयानक जंगल में तो हम रात गुजार नहीं सकते। कपड़े वगैरह बदलने में टाइम मत वेस्ट करने का सोचो। भीगे कपड़े तो चलते चलते कुछ ही देर में सूख जाएंगे। तुम लोग पहले मोबाइल और टॉर्च वगैरह तलाश करो। इस वक्त सबसे ज्यादा टॉर्च की जरूरत है हमें। मिस मिताली की बात सुनते ही सारी लड़कियां अपने अपने बैग उठाकर उसमें रखे हुए मोबाइल और टॉर्च ढूंढने में बिजी हो गई। हालांकि ये बहुत ही कठिन काम था क्योंकि रोशनी इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से तो बैग ही नजर आ रहे थे। ड्राइवर ने भी किसी तरह आगे जाकर गाड़ी के हालात का जायजा लिया। गाड़ी का ऊपरी ढांचा तो लगभग पूरा ही जल चुका था। आग की गर्मी से अंदर लगी हुई सीटें और कुछ बैग भी झुलस से गए थे। गाड़ी के सारे शीशे भी डैमेज हो चुके थे। श्रावणी, रूही और कंचन को अपने मोबाइल मिल गए। उन्होंने फौरन मोबाइल टॉर्च ऑन किया और उसकी रोशनी में फिर बाकी लोगों ने अपना अपना सामान जल्दी से गाड़ी से निकाल लिया। मिस मिताली को भी अपने हैंडबैग से मोबाइल मिल गया। वैसे उनके हैंडबैग का स्ट्रैप आग में थोड़ा पिघल सा गया था, फिर भी मिस मिताली ने खुश होते हुए मोबाइल हाथ में पकड़ा और फिर उसकी टॉर्च ऑन करते हुए बोली, अब चलो जल्दी से यहाँ से आगे। एक बार हमने ये खतरनाक जंगल पार कर लिया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जब तक हम इस जंगल में हैं तब तक हमारे ऊपर खतरा मंडराते ही रहेगा। पर मैडम जी, बिना गाड़ी के यूं हम सब कितनी दूर तक जा पाएंगे? अभी तो हम जंगल के बीचों बीच हैं। यहाँ से पैदल जाएंगे तो पता नहीं कौन सा जंगली जानवर हमें अपना शिकार बना ले। ड्राइवर ने निराशा से कहा। मिस मिताली ने गर्दन झटकी और बोली, देखो, इस तरह से निराश होकर यहाँ बैठे रहेंगे तो भी हमें जानवर आकर खा सकता है, लेकिन यदि हम हिम्मत करके आगे बढ़े तो हो सकता है कि किसी तरह से हम ये जंगल पार करने में कामयाब हो ही जाएं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम थोड़ा आगे जाएंगे तो मोबाइल का नेटवर्क मिल जाए। इसलिए भलाई इसी में दिख रही है कि पैदल पैदल ही हम सब आगे बढ़ते चलें। मिस मिताली की बात सबकी समझ में आ गई। सब मन ही मन मिस मिताली की बात से सहमत हो गए क्योंकि उन्हें यही एक रास्ता दिख रहा था अपने को सही सलामत बचाने का। सबको खामोश देख मिस मिताली अब आगे बोली, और हाँ,
एक बात का हम सबको ध्यान रखना है कि मैं आगे आगे टॉर्च ऑन किए हुए चलती रहूंगी। सब लड़कियां एक साथ मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी और ड्राइवर सबसे लॉस्ट में टॉर्च ऑन रखे हुए आगे बढ़ते रहेगा। दो एक लड़कियों ने कहा, पर मैम, हम में से तो कई लड़कियों के पास मोबाइल टॉर्च है, फिर सिर्फ आप और ड्राइवर ही क्यों टॉर्च ऑन रखेंगे? ड्राइवर भी बोल उठा, मेरी टॉर्च तो पहले ही बंद पड़ गई है और मेरे मोबाइल में इतनी चार्जिंग ही बाकी नहीं है कि मैं टॉर्च ऑन कर सकूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी भी लड़की का मोबाइल टॉर्च ऑन करके दे दूंगी, पर हमें एक साथ सारे मोबाइल नहीं ऑन करने हैं, क्योंकि पता नहीं कितनी देर तक हमें इस जंगल में पैदल चलना पड़े। इसलिए हमें सोच समझकर ही कुछ करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि तुम सब सिर्फ एक एक छोटा बैग ही अपने साथ रखो, क्योंकि बड़े बड़े हैवी बैग उठाकर तो तुम सब इस उबड़ खाबड़ जंगली रास्ते पर 10 कदम भी नहीं चल पाओगी। मिस मिताली ने पूरी गंभीरता से सबको अपनी बात समझाई। इस बार किसी ने कोई सवाल नहीं किया और सब चुपचाप मिस मिताली के कहे अनुसार ही सारी लड़कियां अपने अपने हैंडबैग लटकाए एक साथ हाथ पकड़कर मिस मिताली के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गई। ड्राइवर ने भी एक मोबाइल का टॉर्च ऑन करके अपने हाथ में रखा और सबसे पीछे अलर्ट होकर खड़ा हो गया। अब मिस मिताली ने एक बार पीछे पलटकर देखा और फिर मन ही मन ऊपर वाले का नाम लेती हुई वहां से आगे बढ़ चली। उनके पीछे सारी लड़कियां और सबसे लॉस्ट में ड्राइवर चल रहा था। मिस मिताली अपनी आंखें बिल्कुल सामने की ओर टिकाए हुए एक एक कदम बड़ी सावधानी से बढ़ाती हुई आगे चलती जा रही थी। उनके पीछे पीछे चलने वाली 8 लड़कियां बड़ी मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सहमी सहमी सी आगे चलती जा रही थीं। उन्हें हर कदम पर लगता कि कहीं अचानक ही कोई जंगली जानवर झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला न कर दे। और सबसे लॉस्ट में चल रहे ड्राइवर की हालत भी बड़ी खराब थी। वो बार बार पलटकर अपने पीछे नजर डाल रहा था। उसे लगता कि कोई जानवर वगैरह पीछे से आकर उस पर झपट्टा न मार दे। किसी तरह से सब गिरते पड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सबको यही महसूस हो रहा था कि वो किसी मौत के कुएं में फंसे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब आगे की ओर जंगल और भी ज्यादा घना और भयानक हो गया। झाड़ियों ने रास्ते को इस कदर घेर रखा था कि एक एक कदम रखना भी मुश्किल हो रहा था। रह रहकर जंगली जानवरों की गुर्राती आवाज गूंज उठती। सबके दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे, पर इतने पर भी उन्होंने अपने कदम रोके नहीं थे, क्योंकि अब ये बात सबको समझ में आ चुकी थी कि रुकने का मतलब मौत होगा। मीनल का गला इतना सूख गया था कि उसे लग रहा था कि उसके गले में कांटे उगाए हैं। मीनल ने अपने कंधे पर लटके हुए हैंडबैग से एक बोतल निकाली और चलते हुए ही पानी पीने लगी। अभी मीनल ने पानी अपने गले से नीचे भी नहीं उतारा था कि घुंघरुओं की छन 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 की आवाज घने जंगल में गूंज उठी। सबके सब थर थर कांपने लगे। उनके कदम आगे बढ़ने की जगह वहीं के वहीं रुक गए। सब डर और घबराहट से कांपते हुए इधर उधर देखने लगे, पर घुंघरू की सिर्फ छन छन आवाज ही सुनाई दे रही थी। कोई भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही एकदम से तूफान सा उठने लगा। मिस मिताली चिल्लाई, सब हाथ पकड़े रहो, कोई भी हाथ मत छोड़ना। तूफान पल पल तेज होता जा रहा था। अब लड़कियों को हाथ पकड़े रखना मुश्किल हो रहा था। घबराकर सब गोल घेरा बनाकर नीचे जमीन पर बैठ गए और अपने अपने सिर घुटनों में छुपा लिए। उनके चारों तरफ हवा का गुबार तेजी से चक्कर काटते रहा। फिर एकदम ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़कियों ने कुछ पल बाद डरते डरते अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा और अचानक ही उन सब की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ ही दूर पर उनकी वही वैन खड़ी थी जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। सब चौंक कर एक झटके से उठ खड़े हुए। मिस मिताली और ड्राइवर ने आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी में देखा कि ये चैन तो फिर से पहले जैसी ही नजर आ रही थी। न तो कहीं पर जलने का कोई निशान था और न ही कोई डैमेज ही नजर आ रहा था। ड्राइवर ने हकबकाते हुए कहा, ये चैन तो पूरी तरह से ठीक लग रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसे जली हुई हालत में हम पीछे छोड़कर आए थे, फिर अचानक ही ये वैन सही सलामत यहाँ पर कैसे आ पहुंची? मिस मिताली को तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो बस मूर्ति की तरह वैन को घूरे जा रही थी। लड़कियां भी एकदम शॉक्ड होकर वैन को निहार रही थी। तभी अचानक ही वैन के स्टार्ट होने की घर घर की आवाज आई और साथ ही गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो गई। ये देखते ही सब चौंक कर वैन से दूर हट गए, पर तभी सबकी नजर वैन की ड्राइविंग सीट पर गई
और फिर सब जैसे टकटकी लगाए हुए ड्राइविंग सीट को ही देखने लगे जहां बैठी थी शमिता। सबको स्टैच्यू बने हुए देख शमिता जोर से खिलखिलाकर बोली, अरे तुम सब यूं मूर्ति क्यों बनकर खड़े हो? चलो चलो जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ, हमें सुबह होने से पहले ही फूलपुर पहुंचना है, मेरे घर। मिस मिताली का गला भी इस तरह से गूंज गया था कि उन्हें कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था और दिमाग का तो जैसे फ्यूज ही उड़ चुका था। तभी ड्राइवर ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, ये वैन मेरी है, इसे मैं ही ड्राइव करूंगा, चलो हटो ड्राइविंग सीट से। लेकिन ड्राइवर जैसे ही वैन के अगले दरवाजे के पास पहुंचा, शमिता ने सिर्फ एक बार ड्राइवर की ओर जलती नजरों से घूर कर देखा और ड्राइवर इस तरह से सहमता हुआ तेजी से पीछे हटा, मानो ड्राइविंग सीट पर शमिता नहीं बल्कि साक्षात मौत ही बैठी हो। लड़कियों और मिस मिताली को हक्की बौकी खड़े देखकर शमिता एकदम सरसराती सी आवाज में बोली, आ जाओ जल्दी से, अब यहां खड़े रहकर टाइम वेस्ट मत करो। और फिर शमिता की उस सरसराती सी आवाज को सुनते ही मिस मिताली और 8 लड़कियां जैसे किसी जादू में बंधी हुई सी चुपचाप जाकर वैन के अंदर बैठ गईं। ड्राइवर भी ये सब देख जल्दी से आगे आकर वैन में बैठने की कोशिश करने लगा, पर तभी एक झटके से वैन के सारे दरवाजे बंद हो गए और वैन तेजी से ड्राइवर को वहीं हतप्रभ छोड़कर फटी भरती हुई बहुत दूर निकल गई। वैन के अंदर बैठी हुई मिस मिताली और 8 लड़कियां इस तरह से स्टैच्यू बनी हुई बैठी थीं कि उनकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई शमिता का हंसता खिलखिलाता चेहरा अब धीरे धीरे बदलता जा रहा था। कुछ ही पलों में हंसती मुस्कुराती शमिता की जगह पर एक बड़ी ही भयानक वहशी चुड़ैल जैसी शमिता नजर आने लगी। अचानक ही तेजी से भागती हुई वैन एक झटके से रुक गई और वैन के झटके से रुकते ही वैन में सवार सभी लड़कियां और मिस मिताली जैसे चौंक कर अपने होश में आ गए। पर होश में आते ही उन्होंने जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई भयानक सूरत वाली शमिता को देखा तो उन सब के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली। उन सब की चीखें सुनते ही ड्राइविंग सीट पर बैठी शमिता ने बिना पीछे पलटे हुए ही अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमाते हुए उनकी ओर खून टपकाती नजरों से देखती हुई भयंकर कहकहे लगाने लगी। अब तो सारी लड़कियां अपनी आंखें बंद किए हुए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। कुछ ने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, पर वैन के दरवाजे तो एकदम सील पैक बंद थे। शमिता खूनी हंसी हंसते हुए बोली, ये दरवाजे अब तभी खुलेंगे जब तुम सब भी मेरे पास पहुंच जाओगी। पर हम तो अब भी तुम्हारे ही पास हैं, कणिका ने रोते हुए कहा। मिस मिताली ने किसी तरह से पूछा, शमिता, ये तुम्हें हो क्या गया है? हम तो तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। शादी? हाँ, मेरी शादी तो तब होती ना जब मैं जिंदा रहती, पर मैं तो छुट्टियों के बाद घर से हॉस्टल लौटते समय ही इसी जंगल में मारी गई। मैं जिस गाड़ी से हावड़ा जा रही थी वो गाड़ी इस जंगल में इस बुरी तरीके से दुर्घटना का शिकार हो गई। उसके परखच्चे उड़ गए और साथ ही मेरे शरीर के भी जीते जी सैकड़ों टुकड़े हो गए। मरने के दूसरे दिन कुछ गांव वालों को इस घटना का सुराग मिला और उन्होंने मेरे कुछ बचे खुचे सामान समेटकर मेरे घर वालों को दे दिया, क्योंकि मेरे बॉडी पार्ट्स तो जंगली जानवर खा चुके थे। शमिता की ये खौफनाक कहानी सब सुनते सुनते इस कदर सिहर उठे थे कि उनकी बोलती तक बंद हो गई थी। शमिता ने अपनी वहशत भरी आवाज में आगे कहा, मैं तो मर चुकी थी, पर मरने के बाद भी मेरी रूह तड़प रही थी। मैं भटकती हुई हॉस्टल चली आई और फिर सबके मोबाइल पर अपनी शादी का इनविटेशन डाल दिया। वो मेरा ही जादू था जो मिस मिताली फूलपुर आने के लिए रेडी हो गई। ये बात मैं अच्छी तरह समझती थी कि मिस मिताली के आए बिना तुम सब भी फूलपुर नहीं आ पाओगे। पर ये सब क्यों? किस लिए किया तुमने ऐसा? प्रिया ने चीखते हुए पूछा। शमिता ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, क्या करूं, तुम सबके बिना मुझे चैन ही नहीं मिल रहा था। भूल गई क्या तुम सब? लॉस्ट फ्रेंडशिप डे पर ही तो हमने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब हमेशा फ्रेंड्स बने रहेंगे। अब मैं तो मर गई थी और रूह बनकर भटक रही थी, तो अब तुम सबको भी मैं किसी भी तरह से अपने पास बुलाना चाहती थी, पर यह तभी हो पाता जब तुम सबकी भी मौत उसी जगह पर होती जहां पर मेरी मौत हुई थी। मैं शाम को हॉस्टल में भटक रही थी
कि तभी मुझे हॉस्टल के पोस्ट बॉक्स में से रोज की डाक निकालती हुई कुसुमलता दिख गई। कुसुमलता को वो शोक पत्र दिखा जो मेरे घर वालों ने हॉस्टल के एड्रेस पर भेजा था। कुसुमलता तो वो शोक पत्र देखते ही सिहर उठी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शोक पत्र लेकर अपने कमरे में पहुंची और सोचने लगी, पर मैंने वो शोक पत्र जला दिया और फिर कुसुमलता किसी को कुछ बता न दे, इसलिए उसे वहीं उसके ही कमरे में गला घोंट कर मार डाला। फिर उसकी बॉडी को उसी के कमरे में जमीन के अंदर दबा दिया। पर उस कमबख्त कुसुमलता की आत्मा बार बार मेरे रास्ते में रुकावट डाल रही थी। मौका पाते ही उसकी आत्मा आकर मीनल को सचेत करने की कोशिश करती थी। जब देखो तब चली आती थी वो अपने घुंघरू छनकाते हुए, पर मैं भी उसकी हर चाल को मात देकर आखिर तुम सबको इस जगह तक लाने में कामयाब हो ही गई। अब बस कुछ ही पल और फिर तुम सब भी मेरे पास पहुंच जाओगे, अपने शरीर इसी वैन में छोड़कर, क्योंकि इस वैन के तो अब पर खच्चे उड़ने वाले हैं। सब डर कर रोने चिल्लाने लगे, अपनी जान की भीख मांगने लगे। पर शमिता तो पहले से भी ज्यादा वहशियाना ठहाके लगाती हुई अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमाती रही। अचानक ही वैन के दरवाजे पर एक बड़ा सा झाड़ आकर गिरा। झाड़ के गिरते ही खिड़की पर लगा कांच तड़क कर टूट गया और खिड़की के कांच टूटते ही झटके से दरवाजा भी खुल गया और तभी बाहर नजर आया एक साया, कुसुमलता का साया। कुसुमलता के साये ने अपने हाथ के इशारे से सबको जल्दी से वैन से बाहर निकलने के लिए कहा। सब लड़कियां और मिस मिताली लपकते हुए वैन के दरवाजे से कूदने लगे। शमिता ने एकदम से भयंकर स्वर में चीखते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया और उछलकर एक ही जंप में पिछली सीट पर चली आई। पर तभी कुसुमलता के साये ने शमिता के सामने जैसे धुएं की दीवार सी खड़ी कर दी। शमिता गुस्से से और भी महाभयंकर स्वर में गुर्राते हुए उन लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर तब तक मिस मिताली सहित बाकी सारी लड़कियां चैन से नीचे उतर चुकी थीं, सिवाय मीनल के। शमिता ने अब मीनल की गर्दन की ओर ही अपना हाथ बढ़ाया, पर अचानक ही कुसुमलता ने अपने हाथ के इशारे से मीनल को संकेत किया। मीनल ने फौरन ही अपना दायां हाथ उठाकर देखा तो उसकी नजर कलाई पर बंधे हुए मौली के पवित्र धागे और उसमें लटक रहे लाल पीले मोतियों की ओर गई। ये मौली मीनल की दादी ने दीपावली पर खुद अपने हाथों से पूजा घर के मोती लेकर बनाई थी और उसे मंत्र पढ़कर मीनल की कलाई पर बांधी थी। कुसुमलता का संकेत समझते ही मीनल ने मौली बंधे हुए हाथ को शमिता की रूह की तरफ बढ़ाया। शमिता डर से चिल्लाती हुई पीछे हटने लगी। अब मिस मिताली भी बाहर से चिल्लाई, मीनल, वो मोती निकालकर शमिता की रूह पर फेंक दो। मीनल ने फौरन ही मोतियों को खींचकर निकाला और शमिता की तरफ उछाल दिया। शमिता चीखती हुई पीछे हटी, पर मोती उसकी रूह से जा टकराए और मोतियों के टकराते ही जैसे बिजली कड़क उठी। मीनल ने फिर अपनी कलाई से मौली भी निकालकर शमिता पर फेंक दिया। कुसुमलता के साये ने एक झटके से मीनल के साइड वाला दरवाजा खोल दिया। मीनल नीचे जमीन पर दूर जा गिरी और मीनल के दूर जाते ही वैन में प्रचंड अग्नि की लपटें लहराने लगी। शमिता की रूह दिल दहलाने वाली चीख के साथ धूं धूं करके जलने लगी और फिर कुछ ही पलों में वैन और शमिता की रूह दोनों ही खाक हो गए। और फिर अचानक ही आसमान पर जोरदार बिजली कड़क उठी। फिर देखते ही देखते तेज हवा के झोंके वैन की राख को भी अपने साथ दूर उड़ा ले गए। कुसुमलता का साया भी नजरों से ओझल हो गया। कितनी ही देर तक सब लड़कियां अपनी सुध-बुद्ध खोए हुए वहीं जमीन पर ही पड़ी रहीं। ड्राइवर किसी तरह से जब गिरते पड़ते हुए इन तक पहुंचा तो सबको यूं बेसुध देखकर वो भी सहम गया। फिर हिम्मत जुटाते हुए ड्राइवर ने एक लड़की के बैग से पानी की बोतल निकाली और सब पर छिड़कते हुए उन्हें होश में लाने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर में सबको होश आया गया, पर अब भी सब गहरे सदमे में थे। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। आखिर मिस मिताली ने अपने आप को संभाला और लड़कियों को हिम्मत देते हुए बोली, अब चलो जल्दी से, हमारा सामान तो जल गया है, पर शुक्र है कि कंधे पर लटके हैंडबैग हमारे पास बचे रह गए। ड्राइवर ने अब आगे बढ़ते हुए कहा, फूलपुर में मेरी पहचान का एक ड्राइवर है, मैं उसे कहूंगा तो वो सबको सुरक्षित वापस हावड़ा तक छोड़ देगा, पर पहले फूलपुर ही जाना होगा हमें। पैदल पैदल किसी तरह से जंगल पार करके सब सुबह सुबह फूलपुर पहुंच गए। मिस मिताली ने गांव में जाते ही शमिता के घर का एड्रेस पता किया और फिर सब सीधे वहीं पहुंच गए।
शमिता के घर वाले दुखी उदास अपनी बेटी के मरने का थोक मना रहे थे। मिस मिताली ने उनसे इतना ही कहा कि अब शमिता को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। फिर वहीं गांव में ही ड्राइवर के जानकार के यहाँ थोड़ा सा चाय पानी पीकर सब फौरन ही उस पहचान वाले की गाड़ी में हावड़ा लौट पड़े। हावड़ा पहुंचते ही उन्होंने सीधे फ्लाइट पकड़ी और अपने हॉस्टल आ गए। यहीं आते ही मिस मिताली ने प्रिंसिपल मैम को सारी हैरत अंगेज घटना की जानकारी दी। पहले तो प्रिंसिपल मैम ने बिलीव ही नहीं किया, फिर जब जमीन के नीचे से कुसुमलता की बॉडी निकली तो सबको यकीन करना ही पड़ा। कुसुमलता की लाश का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करवाया गया, क्योंकि कुसुमलता का भी कोई रिश्तेदार नहीं था। मिस मिताली ही नहीं बल्कि हॉस्टल की वो 8 लड़कियां भी अब शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। फूलपुर का वो दहशत भरा सफर, जरूर यहाँ कहानी का एक संभावित सुखद अंत दिया गया है। मिस मिताली ही नहीं बल्कि हॉस्टल की वो 8 लड़कियां भी अब शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। फूलपुर का वो दहशत भरा सफर। उस भयानक रात के बाद सब लड़कियां और मिस मिताली गहरे सदमे में थीं, पर वे शारीरिक रूप से सुरक्षित थीं। हावड़ा पहुंचकर प्रिंसिपल मैम को सारी घटना बताने और कुसुमलता के अवशेष मिलने के बाद हॉस्टल में मातम छा गया। शमिता की दुखद कहानी सुनकर सभी स्तब्ध थे और कुसुमलता की आत्मा को न्याय मिलने से थोड़ा सुकून मिला था। कुछ हफ्ते बीत गए। लड़कियां धीरे धीरे उस खौफनाक अनुभव से उबरने की कोशिश कर रही थीं। मिस मिताली ने उन्हें भावनात्मक रूप से सहारा दिया और हॉस्टल के काउंसलर से भी मदद दिलवाई। उस घटना ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। उन्होंने महसूस किया कि दोस्ती कितनी अनमोल होती है और किसी भी मुश्किल का सामना वे एकजुट होकर कर सकती हैं। एक दिन प्रिंसिपल मैम ने हॉस्टल में एक सभा बुलाई। उन्होंने उस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और लड़कियों की हिम्मत की सराहना की। फिर उन्होंने एक नई घोषणा की, हॉस्टल में एक मैत्री और साहस दिवस मनाया जाएगा ताकि कुसुमलता और शमिता की यादों को सम्मान दिया जा सके और दोस्ती के महत्व को बढ़ावा मिले। उस दिन हॉस्टल को खूब सजाया गया। लड़कियों ने मिलकर रंगोली बनाई, गाने गाए और नृत्य किया। मीनल ने अपनी कलाई पर हमेशा उस मौली के धागे को बांधे रखा जो उसे कुसुमलता की मदद से बचाया था। प्रिया और कंचन ने मिलकर एक छोटा सा पौधा लगाया जिसे उन्होंने आशा नाम दिया। मिस मिताली ने उस दिन सभी लड़कियों को गले लगाया और कहा, तुम सब बहुत बहादुर हो। उस भयानक रात ने तुम्हें डराया जरूर, पर तुम्हारी हिम्मत और एकता ने तुम्हें बचा लिया। हमेशा याद रखना, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे समय के साथ लड़कियों के दिलों में उस रात का डर कम होता गया। वे फिर से हंसने खेलने लगीं, पर उनके बीच एक अटूट बंधन बन गया था। उन्होंने उस भयानक अनुभव से सीखा कि जीवन कितना अनिश्चित है और हर पल को खुशी और प्यार के साथ जीना चाहिए। फूलपुर का वो दहशत भरा सफर उनके जीवन का एक काला अध्याय जरूर था, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें मजबूत और एकजुट भी बना दिया था। और इस तरह उन लड़कियों ने न केवल एक भयानक खतरे का सामना किया, बल्कि दोस्ती और साहस की एक अविस्मरणीय कहानी भी लिखी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।